बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको जिन कवि के बारे में बतलाने जा रहा हूँ वो कवि हैं भूषण। भूषण को मुख्यतः हम वीर रस का कवि मानते हैं और आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं। भूषण वीर रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और भूषण का साहित्य में क्या स्थान है, इन टॉपिक्स पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भूषण कवि के बारे में थोड़ा सा जान लें। भूषण रीतिकाल के तीन प्रमुख कवियों में से एक है और अन्य दो कवि कौन कौन से हैं, जिनमें हम पहला कवि ले सकते हैं बिहारी और दूसरा कवि ले सकते हैं कवि केशवदास। कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और दूसरे जो कवि हैं बिहारी, वो बिहारी ने अपने काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की है। श्रृंगारिक कवि के रूप में इनको साहित्य में एक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही रीतिकाल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया, क्योंकि रीतिकालीन कवियों की एक प्रमुख पहचान वहाँ उस समय बन गई थी। ये सारे के सारे कवियों ने केवल एक ही विषय पर यहाँ लिखना शुरू किया और वो था श्रृंगारिक वर्णन। लेकिन कवि भूषण ने श्रृंगारिक वर्णन से थोड़ा सा अलग हटकर यहाँ वीर रस के ऊपर यहाँ लिखना शुरू किया। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदय राम ने प्रदान की थी। भूषण कवि को ये उपाधि यहाँ हृदय राम ने प्रदान की थी और ये मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, शिवाजी और छत्रसाल आदि के आश्रय में रहे। परंतु इनके पसंदीदा जो नरेश हैं, जो राजा हैं, वो वीर शिवाजी थे और बुंदेलाल थे। इनका जो समग्र जो जीवन परिचय है, ये कवि और भूषण का जो जीवन है, ये अभी तक संदिग्धावस्था में मिलता है। उसका कोई स्पष्ट लिखित प्रमाण साहित्य में उपलब्ध नहीं है और उनके जन्म, मृत्यु, परिवार आदि के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। साहित्य में ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके जन्म के बारे में एक जगह लिखा है कि भूषण कवि का जो जन्म है वो संवत 1670 में, तदनुसार ईस्वी 1613 में हुआ और उनका जन्म स्थान कानपुर में माना जाता है। कानपुर जिले के तिकवामपुर नामक, वर्तमान में उसको हम तिकमापुर के नाम से जानते हैं, उस गांव में इनका जन्म बताया गया और इनके पिता का नाम रतिनाथ था या रत्नाकर त्रिपाठी था। वे कानिकुब्ज ब्राह्मण थे और उनके छोटे भाइयों का नाम चिंतामणि और मतीराम थे। भूषण के वास्तविक नाम का ठीक भी पता नहीं चलता है। जैसे शिवराज भूषण ग्रंथ के निम्न दोहे के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी। कुल सोलंकी चित्रकूट पति साहसशील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। यहाँ ये कहाँ मिलता है लिखा हुआ? शिवराज भूषण ग्रंथ का दोहा जो है उसमें ये ऐसा लिखित में प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि भूषण कवि जो है वो मतीराम और चिंतामणि के भाई थे और एक दिन भाभी के ताना दे देने के कारण उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया और कई आश्रमों में जाकर के वो रहे। यहाँ आश्रय प्राप्त करने के बाद शिवाजी के आश्रम में चले गए और अंत तक वीर शिवाजी के ही आश्रम में वो रहे। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा। वास्तव में भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल इन दो राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे और उन्होंने ये बात स्वयं स्वीकार भी की है। और राव राजा एक मन में न ल्याऊं, अब साहू को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को। ये ऐसा वर्णन यहाँ मिलता है। संवत 1772 तदनुसार ईस्वी 1705 में भूषण परलोकवासी हो गए। तो भूषण कवि के जीवन परिचय के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी जो अब हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं अब वो है कवि भूषण की जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने वीर रस से उत्प्रोत होकर के अपना संपूर्ण काव्य सृजित किया। तो द्विवेदी ने इनके 6 ग्रंथ माने और वो 6 ग्रंथों का नाम है शिवा भावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषणोल्लासा।
परंतु इनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही उपलब्ध है। शिवराज भूषण में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल, बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में शिवाजी के गुणों का वर्णन इनके द्वारा किया गया। साथ ही शिवराज भूषण एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 385 पद्य हैं। शिवा बावनी की 52 कविताओं में शिवाजी के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन इन कवि भूषण के द्वारा यहाँ किया गया है। छत्रसाल दशक में केवल 10 कविताओं के अंदर बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है और इनकी संपूर्ण कविता वीर रस और ओज गुण से ओतप्रोत दिखलाई देती है, जिसके नायक कौन है? वीर शिवाजी है। यानी शिवाजी को ही इन्होंने अपने काव्य का यहाँ मूल विषय बना करके उनके ऊपर लिखा है। और खलनायक कौन है यहाँ? औरंगजेब। औरंगजेब के प्रति उनका जातीय वैमनस्य न होकर शासक के रूप में उनकी अनीतियों के विरुद्ध है। यानी औरंगजेब से उनका कोई जातीय वैमनस्य नहीं है, अपितु उसकी जो नीतियाँ थी उन नीतियों के विरुद्ध उन्होंने खुल करके यहाँ अपनी लेखनी का प्रयोग किया। उनका एक पद भी यहाँ लिखा हुआ है जो उदाहरण के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है। शिवराज भूषण से कुछ छंद, इंद्र जी में जम्ब पर, बांडव सुअम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस बाह पर, राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर, चितमृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंश पर, त्यो मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। यानी वीर शिवराज को जो है वो शेर के समान बतलाया गया है। और किस वंश पर? मलेच्छों के वंश पर। अब इनकी जो काव्यगत विशेषताएं इनके जो काव्य के अंतर्गत मिलती है, उन काव्यगत विशेषताओं पर हम एक बार थोड़ा सा चर्चा करें। रीति युग जो था वो भूषण ने वीर रस की कविता उसके अंतर्गत यहाँ रची और उनके काव्य की मूल संवेदना वीर प्रशस्ति यानी वीरों की प्रशस्ति गान करना और जातीय गौरव का गान करना तथा उनकी वीरों का जो शौर्य है उन शौर्य का वर्णन वहाँ पर प्रस्तुत करना। यहाँ निरह हिंदू जनता अत्याचारों से पीड़ित थी और भूषण ने इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा निराश हिंदू जन समुदाय को आशा का संबल प्रदान उनके द्वारा किया गया। उसे संघर्ष के लिए उत्साहित उनके द्वारा किया गया और इन्होंने अपने काव्य नायक शिवाजी व छत्रसाल को ही चुना। शिवाजी की वीरता के विषय में भूषण लिखते हैं। भूषण ने अपने काव्य के अंतर्गत एक जगह लिखा है कि भूषण भनत महावरी भल कर लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गयो दिए रे, तमके के लाल मुख शिवा को निरख भये, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पिए रे। यहाँ इन्होंने वीर शिवाजी ने युद्ध वीरता, दानवीरता, दयावीरता व धर्म वीरता का वर्णन अपने काव्य के अंतर्गत किया और भूषण के काव्य में उत्साह व शक्ति भरी हुई है। इसमें हिंदू जनता की भावनाओं को ओजमयी भाषा में इनके द्वारा अंकन किया गया है और यह भी भूषण के द्वारा कहा गया है कि यदि शिवाजी नहीं होते तो सब कुछ सुन्नत हो गया होता। वीर शिवाजी के कारण ही ऐसा संभव हुआ और इसीलिए उन्होंने वीर शिवाजी को ही अपने काव्य का मूल विषय बना करके और उन्हीं के ऊपर उनके द्वारा काव्य लिखा गया। यहाँ हम भूषण के काव्य में सर्वत्र उदारता का भाव हमें देखने को मिलता है। वे सभी के प्रति उदार थे, किसी भी जाति धर्म के प्रति वे यहाँ वैमनस्य नहीं रखा करते थे और वे सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखते हैं। इनके साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का यथार्थवादी चित्रण देखने को मिलता है। इन्होंने शिवाजी के धर्म रक्षक के रूप में प्रशंसा की है तो जसवंत सिंह, करण सिंह आदि की आलोचना भी इनके द्वारा की गई है, क्योंकि हमें प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। किसी की जो आलोचना के लायक है, आलोचना जिसकी हम कर सकते हैं उसकी हमें आलोचना भी करनी चाहिए। यहाँ भूषण ने सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा था और औजगुण से परिपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया। इन्होंने प्रशस्तियाँ भी उसके अंतर्गत यहाँ लिखी। आज गरीब निवाज माही पर सो तू ही शिवराज बिरजे। यानी भूषण ने मुक्तक शैली के अंतर्गत अपना काव्य लिखा और इन्होंने अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ किया। कवित्व व सवैया छंद का प्रमुखता के साथ में इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रयोग किया। वस्तुतः भूषण बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि व आचार्य दोनों थे, यानी कवि और आचार्य उन दोनों को हम मान सकते हैं। अब हम भूषण
वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं, इसके ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे कि भूषण कवि को ही वीर रस का एक श्रेष्ठ कवि क्यों माना जाता है, आखिर उसके पीछे क्या कारण है, ऐसी कौन कौन सी रचनाएं उनके द्वारा यहाँ रची गई जिनके कारण हम उनको वीर रस का श्रेष्ठ कवि मान सकते हैं। भूषण का वीर काव्य हिंदी साहित्य की वीर काव्य परंपरा में लिखा गया है और इनकी कविता का अंगी रस वीर रस ही है। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक वीर रस से उत्प्रोत दिखाई देती है और ये तीनों ही कृतियां भूषण की वीर भावना की सच्ची निर्देशक भी है। यह काव्य अपने युग के आदर्श नायकों के चरित्र को प्रस्तुत करने वाला माना गया है और इनमें शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य, साहस, प्रभाव व पराक्रम, तेज व ओज का जीवंत वर्णन इनके द्वारा किया गया है। भूषण के वीर काव्य की प्रमुख विशेषता ये देखने को मिलती है कि उन्होंने उसमें कल्पना और पुराण की तुलना में इतिहास की सहायता अधिक ली है। काव्य का आधार ऐतिहासिक है। इसके अतिरिक्त इस वीर काव्य में देश की संस्कृति व गौरव का गान भी उनके द्वारा किया गया है। भूषण ने अपने वीर काव्य में औरंगजेब के प्रति आक्रोश सर्वत्र व्यक्त किया है, क्योंकि जनता औरंगजेब के आक्रामक तरीके से यहाँ बहुत त्रस्त थी, इसलिए उन्होंने भूषण कवि ने यहाँ वीर शिवाजी के ऊपर ज़्यादा लिखा और औरंगजेब की आलोचना वहाँ पर की। भूषण की वीर भावना का वर्णन बहुआयामी है। इसे हम युद्ध मूलक, धर्म मूलक, दान मूलक, स्तुति मूलक आदि रूपों में भी देख सकते हैं। जैसे युद्ध मूलक, वीरस के स्थायी भाव, उत्साह का उत्कृष्ट रूप युद्धभूमि में शत्रु को ललकारते हुए उजागर होता है और शिवाजी स्वयं वीर पुरुष थे। उनकी प्रेरणा से हिंदू सैनिकों के मन में वीरता का भाव भी उत्पन्न हुआ था। भूषण ने उन सैनिकों की वीरता का वर्णन करते हुए एक जगह लिखा है, छूटत कमान और तीर गोली बानन के मुश्किल होती मोर चान हूँ की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ल कियो, दावा बांधी पर हल्ला वीर भट्ट जोट में। युद्धों का जो सजीव वर्णन कवि भूषण के द्वारा यहाँ किया गया है, ये भी वास्तव में उनके साहित्य में द्रष्टव्य बन पड़ा है। भूषण का युद्ध वर्णन बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक माना जा सकता है। युद्ध के उत्साह से युक्त सेनाओं का रण प्रस्थान करना, युद्ध के बाजों का घोर गर्जन होना, रणभूमि में हथियारों का घात प्रतिघात होना और सूरवीरों का पराक्रम और कायरों की भयपूर्ण स्थिति आदि दृश्यों का चित्रण अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से कवि भूषण के द्वारा अपने साहित्य के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया गया। शिवाजी की सेना का रण के लिए प्रस्थान करते समय का जो एक बड़ा चित्र शिवा बावनी के अंतर्गत उनके द्वारा लिया गया है, उसको हम यहाँ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, ले सकते हैं। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी मद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खेल भैल खलक में गेल गेल गाजन की ठेल पेल, सेल उल सत है, तारा सुतर निधुरी धरा में लगत जिमे, धारा पर पारा पारावार जो हलत है। यानी ये बहुत ही सटीक वर्णन और बिल्कुल औजपूर्ण और वीर रस्य और प्रोत जो वर्णन यहाँ वीर शिवाजी के युद्ध वीरता का, साहस का, शौर्य और पराक्रम का, उनकी दान वीरता का, सूर वीरता का जो वर्णन कवि भूषण के द्वारा अपने काव्य के अंतर्गत लिया गया, वो वास्तव में एक अनूठा वर्णन कहा जा सकता है। अब हम इनके धर्ममूलक रूप पर चर्चा करेंगे। कवि ने शिवाजी को धर्म व संस्कृति के उन्नायक के रूप में अंकित किया है और शिवाजी ने मुसलमानों से टक्कर ली तथा हिंदुओं की रक्षा उनके द्वारा की गई। कवि ने शिवा बावनी में भी ऐसा कहा है कि वेद राखे विदित पुराण राखे सार युक्त, राम नाम राख्यो अति सरस रस न सुघर में, हिंदुओं की चोटी राखी राखी है सिपाही की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। यानी ये धर्म मूलक पद उनके काव्य के अंतर्गत यहाँ द्रष्टव्य है। अब है दान मूलक पद। वीरस के कवियों ने अपने नायक को अत्यधिक दानवीर दिखलाया है और भूषण ने शिवाजी की दानवीरता का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया है। पाचक को अपनी इच्छा से ज़्यादा दान मिलता है। शिवा स्तुति में कवि ने शिवाजी के अपूर्व दानशीलता का वर्णन भी यहाँ किया है। जाहिर जहान सुनी दान के बखान आजू, महादानी साहित्य ने गरीब नेवाज के, भूषण जवाहिर जुलूस जर बाक ज्योति, देखी देखी सरजा की सुकवि समाज के। अब यहाँ उनकी दयामूलक स्थिति का हम यहाँ चित्रण करेंगे। भूषण के अनुसार शिवाजी दया के सागर हैं और वे शरणागत पर दया करने वाले थे। उन्होंने अपने सैनिकों को स्त्रियों व बच्चों को तंग न करने का निर्देश भी दिया हुआ था।
वस्तुतः भूषण ने शिवाजी के पराक्रम, शौर्य व आतंक का प्रभावशाली वर्णन किया है। उन्होंने शिवाजी के धर्म रक्षक, दानवीर व दयावान रूप को प्रकट भी किया है और इनके वीर रस से संबंधित पद मुक्तक है। इनमें ओज गुण का निर्वाह है उनके द्वारा किया गया है। और हिंदी के अन्य वीर रस के कवि श्रृंगार का वर्णन भी साथ में करते हैं, जबकि भूषण का काव्य श्रृंगार भावना से बिल्कुल बचा हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि भूषण ही वीर रस के एक श्रेष्ठ कवि माने जा सकते हैं या है। अब है उनके काव्य की भाषा। भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की और वे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया, वीर रस के अनुकूल उसे बनाया और उनकी ब्रज भाषा में सर्वत्र आज के दर्शन होते हैं। भूषण की ब्रज भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों की भरमार भी है। जैसे जंग है, फौज है, आफ्ताब शब्द उनके द्वारा खुल करके इसमें प्रयोग में लिए गए हैं और शब्दों का चयन वीर रस के ही अनुकूल है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी उनके द्वारा यहाँ बड़ी ही सुंदरता के साथ में अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ किया गया है। व्याकरण की अव्यवस्था, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, वाक्य विन्यास की गड़बड़ी आदि के होते हुए भी भूषण की भाषा बड़ी सशक्त बन गई है और प्रभावमयी है। हाँ, प्राकृत और अभ्रंश के शब्द प्रयुक्त होने से वह कुछ क्लिष्ट अवश्य हो गई है। अब हम इनकी शैली के बारे में चर्चा करेंगे। भूषण की शैली अपने विषय के ही अनुकूल है और वो ओजपूर्ण है और वीर रस की व्यंजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अतः उनकी शैली को वीर रस की ओजपूर्ण शैली कहा जा सकता है। यहाँ उनकी शैली में यहाँ प्रभाव उत्पादकता है, चित्रोपमता, सरसता भूषण की शैली की मुख्य विशेषताएं मानी जा सकती है, कही जा सकती है। रसों का प्रयोग भी इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रमुखता के साथ में किया है। भूषण की कविता की वीर रस के वर्णन में भूषण हिंदी साहित्य में अद्वितीय कवि कहे जा सकते हैं और वीर रस के साथ रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों को भी उनके काव्य में स्थान प्राप्त हुआ है। भूषण ने श्रृंगार रस की भी कुछ कविताएं लिखी है, किंतु श्रृंगार रस के वर्णन में भी उनकी वीर रस की रुचि का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है। जैसे न करु निरादर पियासों मिल सादर ये आए वीर बादर बहादुर मदन के। छंद, इनके जो छंद काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रयोग में लिए गए हैं या इनके द्वारा जो काव्य के अंतर्गत जो छंद लिखे गए हैं उनके बारे में हम ऐसा मान सकते हैं कि भूषण की जो छंद योजना है वह रसों के ही अनुकूल है। दोहा, कवित्व, सवैया, छप्पे आदि उनके प्रमुख छंद माने जा सकते हैं। अब हम अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे कि रीतिकालीन कवियों की ही भांति भूषण ने अलंकारों को अत्यधिक महत्व भी दिया है। उनकी कविता में प्राय सभी अलंकार पाए जाते हैं और अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों की प्रधानता उनके काव्य के अंतर्गत यहाँ विशिष्ट रूप में देखने को हमें मिलती है। यमक अलंकार का एक उदाहरण देखिए। परीक्षा की दृष्टि से भी ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी ये कई बार पूछा गया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे, तीन बैर खाती तेवे तीन बैर खाती है। भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती है। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। यानी जब एक ही शब्द का दो बार काव्य में प्रयोग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। तो यहाँ वे मुगल स्त्रियाँ जो मंदिर का अर्थ है यहाँ महल से लेंगे, जो अच्छे अच्छे महलों के अंतर्गत रहती थी, लेकिन वीर शिवाजी के आक्रमण से त्रस्त होकर, भयभीत होकर वे कहाँ चली गई? जंगलों में चली गई और जंगलों में वे पहाड़ों की गुफाओं में, कंदराओं में यहाँ रहने के लिए मजबूर हो गई। कंदमूल भोग करे, जो मुगल स्त्रियां दिन में 3 बार स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन किया करती थी, अब उन्हें केवल कंदमूल फल खा करके ही अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। और 3 बैर खाती तेवे, यानी 3 बार वो दिन में खाती थी। अब वो झाड़ी पर लगने वाले 3 बोर चुन करके वो सुबह, दोपहर और शाम को 3 बोरों को खा लेते हैं। भूषण शिथिल अंग, पहले उनके अंग, शरीर के जो अंग हैं वो वास्तव में उनमें एक प्रकार की कोमलता थी, सुंदरता थी, लेकिन अब वे जंगलों में रह रही है, गुफाओं में रह रही है, वहाँ पर उनके नौकर चाकर और दासियाँ उनके साथ में उपस्थित नहीं है, तो उनके शरीर के जो सारे समस्त अंग हैं वो क्या हो गए हैं? शिथिल हो गए हैं। और इस तरह से भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण कवि कह रहे हैं कि जब हे वीर शिवाजी, जब तेरे इस भय के बारे में जब उन्होंने जाना या तेरा भय जब उनको हुआ तो तुमसे भयभीत होकर के वो वहाँ चली गई। और नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है,
वे मुगल स्त्रियां जो तुम्हारे भय से ठीक पहले अपने महलों में रहते हुए अपने शरीर के आभूषणों पर, वस्त्रों पर यहाँ हीरे, मोती और रगीने जड़वाकर यहाँ पहना करती थी, अब उन वन और जंगलों में रहते हुए उनको नंगे बदन ही अपने शरीर को ढकने की मात्र के लिए भी कपड़ा वहाँ पर नहीं है, अर्थात बड़े बड़े पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों को लेकर के अपना नग्न शरीर यहाँ ढक कर के रहने के लिए क्या है, मजबूर हो रही है। तो वीर शिवाजी का जो आतंक का जो प्रभाव का जो एक वास्तविक जो वर्णन, सुंदर वर्णन कवि भूषण ने अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया है, वो वास्तव में द्रष्टव्य है। अब है स्वदेशानुराग। भूषण का अपने देश के प्रति गहरा लगाव था। उनकी दृष्टि पूरे देश पर थी। उन्होंने देखा कि औरंगजेब देवालयों को नष्ट कर रहा है, तो उनका मन विद्रोह कर उठा और शिवाजी के माध्यम से उन्होंने अपनी वाणी प्रकट की। देवल गिरावले फिर वाते निशान अली, ऐसे समय राव राने सबे गए लबे की। गोरा गणपति आए औरंग की देखताप, अपने मुकाम सब मारी गए दब की। यानी वास्तविक वर्णन, क्योंकि उस समय दबकी मार गए सारे के सारे जो देसी राजा हैं, रियासतों के जो राजा हैं, वो सारे के सारे दुबक करके बैठ गए औरंगजेब के प्रभाव के कारण। और इस तरह से औरंगजेब से लोहा लेने की, मुकाबला करने की हिम्मत किसी भी राजा में नहीं हुई। लेकिन एक सर्जा वीर शिवाजी एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने यहाँ औरंगजेब का यहाँ डट करके मुकाबला सामना किया। संस्कृति अनुराग। भूषण ने संस्कृति का उपयोग हिंदुओं को खोया हुआ बल दिलाने के लिए किया है और इन्होंने अनेक देवी देवताओं के कार्यों का भी उल्लेख किया है तथा उन महान कार्यों की कोटि में शिवाजी के कार्यों की गणना भी की है। शिवाजी को धर्म व संस्कृति के उन्नायक रूप में यहाँ उनके द्वारा दिखलाया गया है। मीड़ी राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में, गजन की राजन की हद राखी, तेग बल शिवराज देव राखे देवल, धर्म स्वधर्म राख्यो घर में। यानी स्वधर्म की उनके द्वारा रक्षा की गई, हिंदुत्व की उनके द्वारा उस समय रक्षा की गई। साहित्य अनुराग। भूषण ने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और इन्होंने प्राचीन साहित्य के ही आधार पर अपने काव्य की रचना की है। उनका साहित्य प्रेम उनकी राष्ट्रीय भावना का परिचायक माना जा सकता है। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव उनके मन में देखने को मिलता है। भूषण ने अतीत व वर्तमान के महापुरुषों व जननायकों के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त की है। इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला या अन्य कोई पात्र सभी का उल्लेख उन्हीं प्रसंगों में किया है जो राष्ट्रीय भावना से संबंधित थे। जैसे रेया राव चंपती को छत्रसाल महाराज, भूषण सकत्य को बरवानी यो बलन के। उत्साह है, इनके काव्य में उत्साह भी देखने को मिलता है। राष्ट्रीय साहित्य में चेतना का भाव होता है और भूषण के साहित्य में सजीवता, स्फूर्ति व उमंग का भाव देखने को मिलता है। मुगलों के साथ शिवाजी के संघर्ष का कवि ने उत्साहपूर्ण शैली में वर्णन यहाँ किया है कि दावा पात साहसों कियो शिवराज वीर, जेर की निदेश हृदय बांधो दरबारे से, हटी मर हटिता में राख्यो न मवास को, चीनी हथियार डोले बन बन जारे से। निसंदेह भूषण का जो काव्य है वह राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत दिखलाई देता है और वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय भावना के कवि कहे जा सकते हैं। अब भूषण कवि का हमारे साहित्य में क्या स्थान है? भूषण का जो स्थान है वो हिंदी साहित्य में विशिष्ट माना जा सकता है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि कहे जा सकते हैं और रीतिकालीन कवियों में वे ऐसे पहले कवि हुए जिन्होंने हास विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को यहाँ प्रमुखता प्रदान की, क्योंकि रीतिकालीन जो कवि हैं वो उस समय श्रृंगार रस में यहाँ डूबे हुए थे, लेकिन भूषण कवि ही एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने यहाँ राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत, वीर रस से उत्प्रोत अपना काव्य लिखा। उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज की वीरता का पाठ पढ़ाया और उसके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत किया। इसलिए कवि भूषण को हम निसंदेह राष्ट्र की एक अमर धरोहर मान सकते हैं और कवि भूषण का जो काव्य है वो वास्तव में वीर रस से उत्प्रोत दिखाई देता है। उन्होंने वीर, भयानक और विभत्स रसों का प्रयोग भी उसमें यहाँ किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, भूषण कवि के बारे में इतनी समग्र जानकारी आपने आज के इस व्याख्यान में प्राप्त की। अगले व्याख्यान में हम इनके आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो पद दिए हुए हैं उन समस्त पदों की सप्रसंग व्याख्या आपको बतलाएंगे। धन्यवाद।